नमस्कार, प्रणाम। बेमिसाल दोस्ताना की श्रृंखला कुछ समय पहले मैंने शुरू की। इस उद्देश्य के साथ शुरू की कि मैं अपने मित्रों के साथ बातचीत करूं और जीवन और मित्रता से जुड़े तमाम पहलुओं को छूने का प्रयास करूं। इस श्रृंखला में मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बातचीत की है और उस बातचीत को आप तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। इस बातचीत को आपने सुना और हमें इस बात की खुशी है कि आपने इसको सुना, समझा और सराहा। इस कड़ी में मैंने अपने जिन मित्रों के साथ बातचीत की उनमें सबसे पहले मैंने नीलेश के साथ बात की थी और अभी अंतिम जो पिछला एपिसोड आपने देखा होगा उसमें हम 4 मित्र एक साथ मिले और हमने फिर इस विषय को उठाया कि अगर आपके जीवन में एक मित्र भी ऐसा है जिसके साथ आप खुलकर खिलकर बात कर सकें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना ये सोचे समझे जाने परवाह किए कि वो इस बात के बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या समझ रहा होगा, तो आपका जीवन उन तमाम दुखों, संघर्षों और कष्टों से दूर रहेगा जो आपके जीवन में उस समय हो सकते हैं अगर आपको का मित्र आपके जीवन में ना हो। तो इसलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली बार जब हम 4 मित्र बैठे हुए थे और हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि आज के जीवन में अवसाद अधिक है या परेशानियां या चिंताएं लोगों को ज़्यादा घेर रही हैं, तब मेरे मित्र नीलेश ने बोला था कि अगर मित्रता है, मित्रता ही एक रेसिपी है जो आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आनंददायक बना सकती है। तो इस विषय को हम फिर से छुएंगे क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मन को उद्वेलित किया। कुछ ऐसे लोग संसार से चले गए जिन्होंने दुख और परेशानियों को समझने और उनसे निपटने का प्रयास किया, लेकिन फिर उन्होंने उसके आगे अपने हथियार डाल दिए और उस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा पाए और उस जीवन को वहीं विराम दे दिया। तो आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। नीलेश, तुम्हारा स्वागत है। और मुझे लगता है कि हम फिर से उन तमाम पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे जिनसे समाज में और ज़्यादा सकारात्मकता बढ़े। बिल्कुल। और जैसा तुमने बताया कि हम लोग को भी व्यक्तिगत रूप से भी कई संदेश आए कि जो हम लोगों ने वार्तालाप किया, आई थिंक 3 या 4 हम लोग एपिसोड सुन चुके हैं बेमिसाल दोस्ताना के। कई प्रासंगिक विषयों पे हम लोगों ने चर्चाएं की, लेकिन ये विषय जो पिछली बातचीत में उठा था जिसमें अवसाद, तनाव और लोनलीनेस, एकाकीपन के ऊपर जो तुमने छुआ था, आई थिंक इस विषय पे भी हम लोग के पास संदेश आए कि इस पे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए और ख़ास तौर से हम दोनों को या हम मित्रों को इसलिए करनी चाहिए बिकॉज़ हम लोग उस समय के साथी हैं जहाँ से हम लोग उन पहलुओं को अपनी व्यक्तित्व से उजागर कर सकते हैं जो वो पहलू हैं जो शायद दिशा दे सकें आज की जनरेशन को। ना सिर्फ आज की जनरेशन को, मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो इन पहलुओं से छुआ हुआ है जहाँ पे तनाव है और जिससे वो तुमने बताया कि कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं कि वो लड़ाई तो लड़ता है लेकिन शायद अंततः उसका शिकार हो जाता है। तो बहुत बहुत तुम्हारा आभार कि तुमने उस विषय को फिर चुना समाज के लिए। मुझे लगता है कि जैसा कि आपके सारे एपिसोड सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और संदेश भी उस तरीके के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चर्चा बहुत सामयिक है और ज़रूर ये अर्थपूर्ण रहेगी। होता क्या है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से शरीर अलग अलग होते हैं और कई तरह के होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई शरीर से मजबूत होता है, कोई शरीर से दुर्बल होता है, वैसे ही मुझे लगता है कि मन भी अलग अलग अवस्थाओं में होता है। लेकिन चूंकि शरीर बाहरी है, शरीर आसानी से दिख जाता है और मन दिखाई नहीं देता, इसलिए हम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मन की उपेक्षा करते हैं या मन पर उतना ध्यान नहीं देते जितना शायद देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मन की अवस्थाओं को समझने का प्रयास सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं करना होगा, फिर उसके आसपास के लोग, घर परिवार के लोग और मित्रों को करना होगा। और अगर कहीं ऐसी संभावना दिखती है कि जहाँ उसका मन विचलित हो रहा है या उसका मन किसी गर्त या गहवर में जा रहा है, किसी उदासी के कारण या
किसी ऐसी समस्या के कारण जिसका निदान किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, लेकिन उसके पास सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा, तो ये सबका दायित्व है कि वो उस निदान को ढूंढे और उसको उपलब्ध कराए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दायित्व है जो सबसे ज़्यादा अगर इसका निर्वहन कोई कर सकता है तो एक मित्र कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के अगर आप किसी के सामने खुलकर बात कर सकते हैं तो वो मित्र है। मित्र ही होता है। और जो आपको बिना परखे, बिना उस पर जजमेंट दिए वो आपकी बात सुन सकता है, और अगर कोई समाधान नहीं भी है तो कम से कम आपका मन हल्का हो सकता है अपनी बात कहकर। बिल्कुल। और जैसा कि तुमने बताया, हम लोग का सबका स्वभाव ऐसा है कि हम लोग को हर एक वास्ता रहता है एक दूसरे के साथ। कितना भी अंतर्मुखी व्यक्ति है फिर भी वो चाहेगा कि विचार उसके साझा हों। और ये ज़रूरी है, तुमने बताया मन की अवस्थाएं हैं, तो मन की अगर प्रसन्नचित अवस्था है और एक अवसादग्रस्त अवस्था है। तो प्रसन्नचित अवस्था जैसे कि मान लीजिए हमने भोजन नहीं किया क्योंकि हमारा व्रत और उपवास है, इसमें हमारा मंतव्य है कि हम किसी भी कारण से कुछ भी मनोयोग हो, हमारा प्रयोजन हो कि हमने आज व्रत रखा है और हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन और दूसरा अगर दंड स्वरूप हमारा भोजन हमसे छीन लिया जाए, तो मन की अवस्था दोनों में, खाना तो दोनों में नहीं खाया, अवस्थाएं अलग है, एक में प्रसन्नचित है, दूसरे में खिन्न है। उसी तरीके से मुझे लगता है अकेलापन भी है, एकाकीपन भी है। अकेला होना अगर हम चाह रहे हैं, कोई विचारक है, लेखक है, तुम तो खुद लेखक हो, कवि हो, तुम्हें पता है उसका महत्व कि अकेला होना भी सकारात्मक है, वो भी तुम्हें ऊर्जा प्रदान करता है नए चिंतन के लिए। लेकिन एकाकीपन हो जाना जिसमें कि जिसमें उसका सहज रूप से वो नहीं चुन रहा है और कुछ परिणाम स्वरूप अगर वो एकाकी होता है, तो वहाँ पे वो जो तुम्हारा मुझे छुआ है बहुत ही एक महीन पहलू कि मित्र को रेडार की तरह होना चाहिए, उसको समझ जाना चाहिए कि मेरा मित्र तो वही है जो समझ पर सके, उसका मनोभाव समझ सके कि कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हैं और वहाँ वो सहज रूप से, जैसा तुमने बोला, एक मित्री है जो सब कुछ खोल सकता है। मुझे तुम्हारी एक लाइन याद है, अगर चाहे तुमने लिखी थी या कहीं थी, इट इज़ लाइक pouring everything together, chaff and grain, knowing that the gentlest of hand shall sift it, keep what is worth keeping and blow the rest away with breath of kindness. I think this was something which probably we had discussed long back, and तुम्हारे ही किसी एक ऐसे में था कि friendship is like pouring out all the contents of heart, chaff and grain together. And I still remember उस समय का दौर था, मुझे इतने सूप की तरह है हमारा दोस्ती की, छलनी की तरह, जिसको हम ब्लो भी करें तो उसमें भी स्नेह हो। तो ये ज़रूरी, सही तुमने बोला, मित्र को पहले पकड़ना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि हम एक मित्र हो और हम अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दे सकें एक मित्र की तरह। एक जीवन को देखने का और जीने का जो एक दृष्टिकोण है वो मेरे हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं रखते हैं कुछ पाने की, कहीं पहुंचने की, और अगर वो पा जाते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन और भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उन्हें आकर्षित करती रहती हैं। एक पहलू वो है कि आपको जहां ईश्वर ले गया, जीवन में जैसा घट रहा है, आप उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो स्वीकार करने की प्रवृत्ति है वो संघर्षों को शायद किसी न किसी रूप में कम करती है। अब मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे बचपन से मैं अपने पिता को कहते हुए सुन रहा हूँ कि ईश्वर के हर विधान में सौंदर्य है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं किया या कहीं पहुंचने की आकांक्षा नहीं रखी या उसके लिए यत्न नहीं किए, वो भी किए, लेकिन जैसा जैसा होता गया, अगर मन का हुआ तो अच्छा और नहीं हुआ तो वो ईश्वर की इच्छा है, उसमें भी कुछ न कुछ सौंदर्य होगा, इसे मानते हुए आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है कि अवसाद की उत्पत्ति शायद इस वजह से अधिक है कि हमने कहीं ना कहीं जो स्वीकार करने की क्षमता है, जो हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार न करना या उसमें किसी सौंदर्य को न देख पाने की जो हमारी
अक्षमता है, उसके चलते अवसाद का जन्म हो रहा है। लेकिन तुमने बड़ी अच्छी बात की कि एक मित्र को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए कि उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में परिवर्तन तो नहीं, उसके आचरण में, उसके रहन सहन में कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं, क्योंकि ये इंडिकेशंस तो मिलते हैं, मिल जाते हैं। बॉडी और माइंड दोनों इंडिकेशंस देते रहते हैं। वो कैसे सोच रहा है, वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो शब्द वैसा ही है जो उसका मूल रूप जैसा वो आमतौर पे मौलिक करता है, है, हाँ, मौलिकता है, या फिर उसमें भी परिवर्तन आए, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही चल रहा है, वैसी ही बातें कर रहा है। तो इस तरह की बातें अगर मित्र और परिवार वाले इन पर ध्यान देते रहें तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी अनहोनी से बचा जा सकता है जिसकी कल्पना करते हुए भी हम सिहर उठते हैं। तो यहाँ पर तो और जीवन को हमेशा उसके सकारात्मक पक्ष में देखने की कोशिश करते रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं है कि सब कुछ ठीक, सब कुछ हमें लगता है कि जब ऐसा ही हो रहा है जैसा अनुरूप है, लेकिन सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, दूसरे जिन पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और जो पंक्तियाँ मैंने अपने पिता से सुनी हैं, ब्राउनिंग की कविता की एक पंक्ति थी कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। ठीक है, हम हारे, लास्ट एंड द बेस्ट, हाँ, द बेस्ट एंड द लास्ट, द बेस्ट। ठीक है, हम हारे, नहीं हुआ जैसा सोचते थे, लेकिन फिर लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो वो हमारा सर्वश्रेष्ठ हो, रेजिलियंस। फिर दूसरी बात, इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि ब्राउनिंग ने ये भी कहा गॉड्स इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट इन द वर्ल्ड। ये ठीक है, मतलब इसे रोबस्ट ऑप्टिमिज्म कुछ आलोचक लोग बोलते हैं कि ये बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है, ये सब कुछ ईश्वर पे कैसे आप छोड़ सकते हैं, फिर आपको भी तो कुछ करना है, आपको करना है। शायद निष्काम कर्म की जो अवधारणा है गीता में वो यही है कि आप अनइंटरेस्टेड नहीं हैं लेकिन डिसइंटरेस्टेड होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्म पर या उसके आउटकम पर आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरे व्यक्ति पर या परिस्थिति पर भी आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपका अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण है और होना चाहिए। और जैसा बहुत सारी बातें तुमने एकदम से छू ली, और मुझे लगता है कि हर एक बात उतनी ही वज़नदार है जितनी कि तुमने पिछली बार जो तुम पहले जब शुरुआत की थी इस एपिसोड की, मुझे लगता है हर हम सब की यात्रा अलग अलग है, अपनी अपनी यात्रा है। और जब तुमने बोला कि सौंदर्य हमें देखना चाहिए, तो मुझे लगता है डिज़ाइन ऑफ प्रोविडेंस जो है वो रहता है हर घटना में, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है जब हम अपना मत थोप देते हैं, अपनी इच्छा थोप देते हैं, और हमारी इच्छा की जो सीमा है वो उतनी ही होगी जितनी हमारी समझ है। जो कोर्स ऑफ डेस्टिनी है वो तो न जाने कहाँ से निकल के आ रहा है और कहाँ जा रहा है, अनंत यात्रा है, और उसमें कौन से मोड़ हमें क्या दे जाएंगे ये हमें पता नहीं। और ले लेने की हमें कहते हैं जिसमें जो फल की इच्छा है कि हमें हर एक एफर्ट से कुछ रिजल्ट आ जाए त्वरित, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग संयम नहीं रख पाते हैं। और एक बात और, जैसे ये तो बोला कि अगर हर स्टेज पे देखें कहाँ कहाँ अवसाद और तनाव, अब तो हम लोग एक 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और तुमने पिछले एपिसोड में मुझे याद भी दिला दिया था, आज तुम मुझे लगता है ज़्यादा बोधपूर्ण बातें कर सकेंगे। हर स्टेज पे जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, पहला संघर्ष जब हम नौकरी की तलाश में होते हैं, उसके पहले जब हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहाँ हमें नहीं मिलता है, और वो भी हमें किसी ने ट्यूटर किया होता है। तो मुझे लगता है जैसे पहला तो मैं मानता था कि एजुकेशन जो है वो मोर ऑफ पोरिंग है देन ऑफ प्रोबिंग। कोई ये नहीं देखता कि हम किस में अच्छे हैं, कोई विश्लेषण, हम अपने समय की बात कर रहे हैं कि जैसा बता दिया, वी वर ऑल प्रोडेड बाय दी पेरेंटल एस्पिरेशंस कि ये अच्छा है तो हम लोग उसमें चले गए, प्रोब नहीं कर पाए कि हम किस में अच्छे हैं। दूसरा स्टेज आता था जब हम नौकरी के उसमें थे, हमें लगता था ये अच्छा है और हम उसको नहीं पा पाते थे, तो वहाँ पर भी तनाव था, और ये देखते थे कि समाज में और लोगों का स्थान क्या है। फिर विवाह एक स्टेज आती है जहाँ आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या पा जाएंगे और क्या आपको मिल रहा है। उसके बाद अपने व्यवसाय में जहाँ प्रतिस्पर्धा है, आपको प्रमोशन भी चाहिए, आपको एक हक चाहिए, एक जहाँ पर एक स्थान चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, और आपके जो पीयर ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या है। और हमारी नौकरी में भी स्थानांतरण होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, और हर एक संस्था का अपना एक संस्कार होता है जो कि स्थापित है।
उसके बाद हम लोग एक अपने बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और इस तरह से स्टेज चलती है। मुझे लगता है कई एक मौके आते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा तुम्हें उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं उस पर हम लोग ज़रूर डिस्कस करें जिसका प्रभाव ज़्यादा है। जैसे कि हम देखते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, कोटा की एक घटना थी जिसमें बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बहुत पीड़ा हुई, हम सबको पीड़ा हुई और हम लोगों ने चर्चा भी करी। हम लोग के परिवार का नहीं था डायरेक्ट, लेकिन हम लोग से जुड़ा था कहीं ना कहीं, प्रकृति ने जोड़ रखा था। वो घटना ने हम लोग को बिल्कुल उद्वेलित कर दिया कि ऐसे कैसे 24 लाख लोग एक एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो हमारा जो विजडम है वो कहाँ गया है। और हम बच्चों को बेसिकली वी आर जस्ट पुशिंग दी किड्स टू वेयर एवर, तो देर इज़ एब्सेंस ऑफ विजडम। उस पे ज़रूर जैसा मैंने तुम्हें हिंट किया कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ पर सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए? बिकॉज इसमें मित्र भी बदलते रहते हैं, मित्रों का दायरा भी बदल जाता है, व्यावसायिक मित्र अलग हो जाते हैं, बचपन के मित्र अलग होते हैं। हम लोग उस मामले में लकी रहे कि आज हम जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने वो मौके आए लेकिन हम लोग को छू नहीं पाए। मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में तनाव का होना आवश्यक है। थोड़ा तनाव तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस तनाव से ही आप कहीं पहुँचेंगे। अब जैसे आप गुलेल का उदाहरण दूंगा या पतंग का, तीर का, या पतंग का, कि आपने उस तीर को पीछे खींचा, डोर खींची और फिर मारा। वैसे ही गुलेल में पत्थर को पीछे खींचा और फिर मारा, तो कहीं तो तभी दूर पहुंचेगा जब उसमें तनाव निश्चित रूप से एक निर्धारित तनाव होगा। लेकिन वो तनाव उतना ही हो कि वो तीर आगे जा पाए। अगर तनाव अधिक होगा टूट जाएगी तो वो डोर टूट जाएगी और वो तीर भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उस पत्थर को जो तनाव से आगे गया है उसे ये भी जानना होगा कि उसके पहुंचने में सिर्फ पत्थर का हाथ नहीं था, उस गुलेल का भी हाथ था और जिस हाथ से वो गुलेल चलाई जा रही थी उसका भी हाथ था। तो हम लोग उस पत्थर की तरह ही हैं जैसे किसी गुलेल के माध्यम से इस संसार में, इस जीवन में किसी दिशा में कहीं पहुंचने के लिए भेजा गया। अब हम अपने आप को मान लें कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हम जाना चाहते थे। भाई उस पत्थर की भी तो सीमा है, उस सीमा को पहचानना बड़ा आवश्यक है। फिर हर स्टेज पर ये तनाव कितना हो, कब हो, उससे कैसे निपटा जाए, ये आपको आपकी मनीषा, आपकी मेधा, आपका इंटेलेक्ट और आपका विवेक दोनों ही जो है उस चीज़ को निर्धारित भी करेगा, नियंत्रित भी करेगा। अब आपने अपने जीवन में पढ़ाई करते समय एक लक्ष्य रखा और वो लक्ष्य इसलिए रखा क्योंकि आपके माता पिता की अपेक्षा है या समाज की अपेक्षा है कि आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या सिविल सर्वेंट बनेंगे या और कुछ बनेंगे। अब आपकी क्षमता सीमित है, लेकिन सिर्फ चूँकि ये दूसरे भी कर रहे हैं या माता पिता की अपेक्षा है इसलिए आप जुटे तो हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर लग रहा है कि आपकी सामर्थ्य वहाँ तक पहुँचने की नहीं है, आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता, जैसा तुमने कहा, अलग अलग है और हर व्यक्ति को कहीं अलग पहुँचना है। व्यक्ति को अपनी क्षमता कहीं ना कहीं किसी रूप में समझने की आवश्यकता है। क्षमता के साथ साथ सीमा का बोध होना भी आवश्यक है। ठीक है, सीमा आप आगे बढ़ाना चाहेंगे और बढ़ाना चाहिए भी, लेकिन कितनी? हाँ। तो इसलिए जो आप करना चाहते हैं वो देखिए कि आप वाकई, पहली बात, उसके लिए उपयुक्त हैं, दूसरी आपकी सीमा के अनुरूप है और तीसरी आपके सामर्थ्य के अनुरूप। बिल्कुल। अगर इस परिधि के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर आप ऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो कम होगा, असफलता का डर भी कम होगा और आपको असफलता मिलने की संभावना भी कम होगी। दूसरी स्टेज लाइफ में जो आपने सेकंड स्टेज लिया, फैमिली हुई, आपने जॉब स्टार्ट किया, जॉब में आपने वही जॉब मिला जो आप चाहते थे तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो आप एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट करते करते आप कितना एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे हैं, इकोसिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका बॉस कैसा है, आपके सहयोगी कैसे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं। तो अब वो तो जैसे हैं अब उनका बर्डन अगर आप लिए घूम रहे हैं तो फिर आप पे तनाव अधिक हो कि जहाँ सीमाएं हैं
वहीं सामर्थ्य और क्षमता भी। हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावना है, बहुत गहरी क्षमता है, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने की। लेकिन उसे उस क्षमता का बोध आप खुद भी हो सकता है, उसे दूसरे लोग भी करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टेस्ट भी होते हैं जो उसके एप्टीट्यूड के बारे में पता लगा सकते हैं, अगर उस एप्टीट्यूड के हिसाब से वो चलता है। अब जो पशु नेचुरल रूप से स्विमिंग कर सकता है, उसे स्विमिंग सिखानी नहीं पड़ेगी। जो क्लाइंब कर सकता है, उसे क्लाइंब करना नहीं सिखाया जा सकता। तो वैसे ही नेचुरल जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को उसकी स्ट्रेंथ मानते हुए उसके अनुरूप अगर वो प्रयास करेगा तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इसमें दो बातें हैं जो तुमने बोली। एक तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हमें पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कहाँ हैं। और अगर तुमने देखा होगा कि अब हम लोग काफ़ी साल हो गए हैं और हम लोग का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है, लेकिन हर उस दौर से हम लोग गुजरे हैं जो शायद जहाँ पे अवसाद मिल सकता था, जहाँ तनाव हो सकता था, शायद हुआ भी थोड़ा बहुत। लेकिन जो हम दोनों ने पाया, जहाँ पे तुम भी कुछ एक दौर से गुजरे थे अपने कार्य क्षेत्र में, तो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं भी जब कभी एक कोई दौर से गुजरता हूँ तो डिस्कस करता हूँ, और मैंने हर बार पाया कि जब कभी हम तुमसे, अभी एक रीसेंट घटना भी है जहाँ मन में संशय था, मन में दुविधा थी, और मैंने तुमसे ऐसी बातचीत करी, राजीव से करी, और दुविधा का अंत हो गया, बड़ी अच्छी नींद आई। और मुझे लगता है कि इस तरह के मित्र हमारे पास होने चाहिए जहाँ हम अपनी बात कह सकें। और अगर आप में से कोई ऐसे मित्र, आप इस समृद्ध हैं, इतने संपन्न हैं कि आपके पास ऐसी मित्रता है, तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, ऐसा हमें मानते हैं। दूसरी एक और बात है कि ये भी एक सत्य है कि देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस। कोई भी भावना, कोई भी विचार, कोई भी अवसाद, उसकी एक सीमा होती है। तुम्हें याद होगा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक शोक की भी एक सीमा होती है। जब कठिन समय आता है तो हम उस पर ज़्यादा अगर ब्रूड करेंगे तो इट कैन लास्ट फॉर स्टिल मोर टाइम। बट ये भी, इस पे मुझे एक वाक्य याद आता है, हिंदी की 4 शब्द और अंग्रेजी के 4 शब्द जो हमने पढ़े थे कि जब कभी बहुत सक्सेस मिल जाए या बहुत फेलियर हो जाए तो ये दिन भी जाएंगे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है दिस टू शैल पास। अगर इस प्रिंसिपल को अगर हम लोगों ने आत्मसात कर लिया, इन 4 शब्दों को अपने जीवन में, तो जब कभी बहुत सक्सेस होगी तो हमें एक प्राइड की फीलिंग नहीं आएगी, और अगर बहुत ख़राब दौर गुजर रहा होगा तो हमें पेसिमिज्म नहीं आएगा। तो ये भी एक, इस वार्ता के माध्यम से हम लोग को संदेश ये देना चाहिए कि दिस टू शैल पास। इस प्रिंसिपल पे अगर ये कोई भी किसी भी स्टेज पे अगर हम लोग रहते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, बट हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज जब कभी हम अवसाद के दौर से गुजरते हैं तो हम और बेटर होकर निकलते हैं, बिकॉज वी हैव फॉट वन बैटल एंड वी हैव बिकम रिचर एंड वी हैव बिकम मोर फर्म एंड रिजोल्यूट। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्ट है कि जब हम लोग, या राजीव भी है, या आप हो, या अरुण है, हम लोग डिस्कस करते हैं कई चीज़ें, और अरुण भी है, जैसे वो भी एक दौर से गुजरा है, राजीव भी एक दौर से गुजरा है। अब ये तो हमारे पास इतना सैंपल है, बट अगर हम इसको वृहत कर दें तो सैंपल बहुत बड़ा है। लेकिन आज हम लोग, ये मैं कह सकता हूँ कि हम लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, और जब कभी अवसाद के क्षण आते हैं तो आई टर्न टू यू, यू टर्न टू मी, एंड और वी टर्न टू ईच अदर। सो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो कि शायद मैं साझा करना चाहता था। कि बहुत ही अच्छी बात की तुमने। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता है। उस लड़ाई के विषय में हो सकता है कि बाहर वालों को पता ना हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी लड़ाई तो है। और वो लड़ाई सामाजिक स्तर पे हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पे हो सकती है, कार्यक्षेत्र में हो सकती है, या आध्यात्मिक स्तर पे हो सकती है। और हर वो लड़ाई किसी न किसी रूप में आपके अंदर तनाव और संघर्ष को जन्म देगी। अब इस लड़ाई में अगर आप अपने आप को अकेला पाते तो अकेले भी आप विजेता हो सकते हैं। ऐसा भी है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अकेला व्यक्ति भी विजयी हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके साथ दूसरे लोग भी हैं, शक्ति बढ़ तो जाती आपका जो डिसिपेशन होगा एनर्जी का, वो कम होगा, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग की, अगर आप अलाइंड हैं उन लोगों के साथ जो आपके युद्ध में आपके साथ हैं,
तो आपके विजेता होने की संभावना भी अधिक होगी। तो मुझे लगता है जो तुमने बात की कि जब भी हम लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ भ्रम या संशय है या किसी तरह का दुख या अवसाद है, तो हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और उसकी राय हमारे लिए महत्व रखती है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये हमारे लिए उतना ही अच्छा सोच रहा है या हम जितना मैं खुद सोचता या उससे भी शायद ज़्यादा अच्छा। तो इस तरह की मित्रता हमें ये बल तो देती है। दूसरी बात जो तुमने कही कि देयर इज़ ऑल्सो अ लॉ ऑफ इम्परमेंस, ये तो हम जितना जल्दी सीख जाएं उतना अच्छा, क्योंकि जीवन में अभी अमित जी के साथ मैं बात कर रहा था तो उसमें बताया कि स्टार गेजिंग आज कितनी बड़ी एक्टिविटी हो गई है। हम लोग बचपन में जब छत पर सो रहे होते थे तो हमें असंख्य तारे नज़र आते थे और हम लोग रोज़ उन्हें गिनने की कोशिश करते थे और गिनते गिनते किसी गिनती तक पहुंचकर हमारी आंख लग जाती थी, हम सो जाते थे और सुबह उठते थे ठंडी हवा के झोंके के साथ। आज हमें स्टार गेजिंग एक एक्टिविटी के रूप में लेनी पड़ती है। तो अभी स्टार गेजिंग करने का अवसर मुझे मिला और जब एक प्रोफेशनल स्टार गेजर ये समझा रहा था कि वो देखिए वो तारा जो टिमटिमा रहा है और जिसने अपने रंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, जो हल्का सा ऑरेंज कलर का हो गया है, वो भी थोड़ी ही देर में वो ख़त्म हो जाएगा, वो कहीं विलीन हो जाएगा। तो मैंने कौतूहलवश पूछा था कि थोड़ी देर क्या, क्योंकि मेरी अपेक्षा थी कि शायद कुछ क्षणों में। तो उसने कहा हाँ, थोड़ा कुछ लाख वर्षों में ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक तारे की यात्रा कुछ लाख वर्षों में ख़त्म होने की है और हम कुछ वर्षों में इतना कुछ ढो के चलते हैं, इतना कुछ अपने कंधों पे, इतना कुछ अपने मन मानस के अंदर, इतना कुछ हृदय के अंदर लेकर चलते हैं, ऐसे ऐसे भार जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये लड़ाइयाँ हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं जो आपके भाव जगत की हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप ठीक ना हो, आपके संबंध अच्छे ना हो, आपको संबंधों में सुख ना मिला हो, आपको जीवन में लगता है कि आप असफल रहे, आपको कमर्शियल रूप से या मटेरियलिस्टिक रूप से आप सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आपको ये एहसास होगा कि जीवन हर उस चीज़ से बड़ा है जिसे आप अभी तक बड़ा मानते आए। तो मेरे दृष्टि में तो जीवन इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। और अगर जैसे तुम मेरे जीवन में हो, अगर सबके जीवन में ऐसे मित्र हों तो मुझे लगता है कि दुख और अवसाद की संभावना उतनी अधिक नहीं होगी आपको उद्वेलित करने की या आपको पथ भ्रमित करने की जितनी अन्यथा होगी। बिल्कुल। तो ये तो है। तो इसमें जैसे कि तुमने बोला, मैं इसमें दो और बातें दिमाग में आई मेरे। जैसे हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, बीच में जो भी भ्रम पैदा होते हैं, प्रेम, ईर्ष्या और तमाम तरह के भाव हम लोग बीच में लेते हैं। अकेलापन भी उतना ख़राब नहीं है जैसा तुमने बताया, कई बार ये सकारात्मक ऊर्जा देता है और कभी ना कभी हम लोगों को अपनी मनस्थिति को देखते हुए अकेलापन लेना चाहिए। उसमें कई सकारात्मक विचार आते हैं और सृजन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। हम लोग पेट में रहे होंगे 9 महीने तो रहे हैं सभी लोग। सबसे ज़्यादा अंधकार होता है, सूरज की कोई किरण भी नहीं आती है, ना बच्चा चिल्लाता है ना चीखता है। जब हमारी पैदाइश उस अकेलेपन से हुई है तो अकेलापन ज़रूर हमारे व्यक्तित्व जीवन का एक परमानेंट साथी है। अब वो अकेलापन हमें एकाकी देता है जहाँ हम नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक, या वही अकेलापन हमें ऊर्जा भी दे सकता है, क्योंकि हमारे संरचना का वो एक बहुत अभिन्न अंग है। दो बातें जो हमारे बाद में आती हैं, इसमें तुम्हारा ज़रूर चाहेंगे, जो मैंने अपने कार्यक्षेत्र, अपने अनुभव से देखा। एक तो वर्तमान में रहने की जो प्रक्रिया है, जो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हम वर्तमान में रहें, उस क्षणों में रहें जो वर्तमान है, और बी वेरी वेरी अलर्ट इन दैट मोमेंट। और दूसरी चीज़ है कि देयर शुड नॉट बी एनी सेंस ऑफ रिग्रेट, जो मैंने अपने अनुभव से देखा। जैसे पिछली बार जब हमने पहला एपिसोड किया था, मैंने कहा था तुम्हारे पास एक लक्ष्य था और तुम बिल्कुल साधक की तरह उसके पीछे लगे थे, और हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन तुम जानते हो, तुम उसके एग्जाम्पल हो, जीवन से कभी खुशी गई नहीं। हम आज भी वैसे ही हैं जैसे थे, क्योंकि हम में कोई रिग्रेट नहीं है कि हमें ये बनना था, हम नहीं बन पाए। और अपने कार्य क्षेत्र में भी आज 25 साल हमारे संस्था में हो जाएंगे। दो चीज़ें हमेशा मेरे उसमें रही हैं। एक, कोई पश्चाताप नहीं रहा। दूसरा,
जो मुझे मिला स्वीकार, जो तुमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस बोला, मैंने कभी भी उसके विरोध में ना अपना एक्सप्रेशन दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। आई केप्ट ऑन एक्सेप्टिंग। और मुझे लगता है कि अपने अनुभव से हम ये साझा जरूर कर सकते हैं, जो तुमने बहुत बड़ी बात बोली, कि जो होता जा रहा है हम उसमें एक विश ऑफ द गॉड लेते रहें, बिकॉज उसी ने हमारा डेस्टिनी का चार्ट रखा है। तो इस पे तुम्हारा ज़रूर विश्लेषण चाहेंगे कि वर्तमान में रहने का और उसमें सजग रहने का, बिल्कुल, और सजीव अपने अंतर्मन को रखने का, इस विधा पर भी तुम चर्चा करो। यही विधा ऐसी है जो आज हो सकता है कहीं ना कहीं मिस हो गई। उपभोक्तावाद इतना बढ़ गया है, कंज्यूमरिज्म, कि हर चीज़ का एक दाम है और हर चीज़ आदमी चाहता है, ये नहीं जानता कि हर चीज़ नहीं चाहिए हमें, मुझे हर चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इस पे ज़रूर कुछ संवाद होना चाहिए, जो हो सकता है मार्गदर्शन मिले। तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और जिन बातों का यहाँ उल्लेख किया उस पर हम लोग कहीं ना कहीं बातें करते ही रहते हैं। जहाँ तक बात है अकेले होने में और अकेलेपन के अनुभव करने की, तो इनमें दोनों में फ़र्क है। तुमने दोनों बातें रेखांकित की हैं, एकांत और अकेलापन। एकांत सकारात्मक है, अकेलापन नकारात्मक है। एकांत जब होगा तब आप अपने अंदर की तमाम संभावनाओं की तलाश करेंगे, आप बहुत कुछ रचनात्मक करेंगे, आप प्रकृति, ईश्वर और सृजन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जब आप अकेलेपन है तब आप वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आप चाहते थे आप और आपको नहीं मिली, क्योंकि आपके पास समय तो उतना ही है। उस अकेलेपन में वही अनुभूतियाँ होंगी जो डार्क मोमेंट्स से उपजती, क्योंकि इन दैट मोमेंट ऑफ लोनलीनेस यू विल ओनली थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच आर मिसिंग इन योर लाइफ, और उन चीज़ों को देखना आप भूल जाएंगे जो आपके जीवन में हैं। वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरे लोगों को शायद नहीं मिली हैं, वो तमाम ईश्वर की तमाम भेंटें जो आपको मिली हैं और दूसरे उसकी आकांक्षा रखते, वो आप नहीं देख पाएंगे। तो मेरा आग्रह है लोगों से कि इस अकेलेपन की अनुभूति वो ना होने दें। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और ये बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू होगा ये सोचना कि सब एक जैसे हैं, सबका जीवन एक जैसा है, सबके जीवन में जो कमी बेसी है वो भी एक जैसी है, सब एक जैसा सोचें नहीं है और एक जैसा सोचते भी नहीं है। लेकिन जितना संभव हो वो सकारात्मक सोच रखते हुए, अपने आप को अकेला ना मानते हुए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, किसी भी क्षण आप अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले हैं तो आप खुद अपने साथ हैं, और ईश्वर तो खैर आपके साथ हमेशा है ही। तो जब दो लोग तो उस समय भी आपके साथ हैं, जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप खुद और आपका ईश्वर, तो उस समय आप अकेले कैसे हैं? और इस एकांत को आप सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम माने, आप रचनात्मक कार्यों के लिए उसको लगाएं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात जो तुमने कही कि एक्सेप्ट करना या उस क्षण में जीना। अब दुख का कारण, और ये मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों ने की है, बड़े बड़े आध्यात्मिक नेताओं ने की है, वो ये है कि दुख का कारण है क्या? दुख का कारण है या तो स्मृतियों में जीना या आकांक्षा में जीना, तो या तो अतीत में जीना या भविष्य में जीना, तो या तो मेमोरी में जीना या इमेजिनेशन में जीना। तो आप ये करते करते ये वो व्यक्ति कर सकता है जो टाइम के कंटिन्यूम को समझता है और जिसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक है। लेकिन हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए ये संभव ही नहीं है कि आप एक ही साथ स्मृतियों में भी जिएं और कल्पनाओं में भी जिएं। तो अगर आप इस क्षण जीते हैं तब आप यू विल बी ग्रेटफुल टू द मैनी गिफ्ट्स दैट यू हैव। तब आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में वो क्या क्या है जो इतना सुंदर है, इतना सार्थक है। मेरे जीवन में अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, यह मैं मुझे भोजन की चिंता नहीं करनी है, मुझे छत की चिंता नहीं करनी, मुझे ये चिंता नहीं करनी कि कल मेरा क्या होगा, तो ये भी तो बहुत बड़ी भेंट है। इससे कम मान लीजिए मुझे ये भी चिंताएं करनी होगी
मेरे पास जीवन है, ये क्या कम है? जीवन है तो संघर्ष करके शायद मुझे वो चीज़ें भी मिलेंगी जिससे मेरा जीवन सरल बनेगा। तो अपने हृदय में अगर आप सरलता रखते हैं, मन को अनक्लटर्ड रखते हैं ऐसी अनावश्यक बातों से, और ऐसे लोगों का साथ आपके पास है जो आपको उठाएंगे गिराएंगे नहीं, जो आपको धकेलेंगे नहीं, आपको आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि जीवन सुखमय होगा, जीवन में शांति होगी। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूँगा कि मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे तमाम लोग हों जिनके बारे में या वो किन संघर्षों से गुज़र रहे हैं या उनकी क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में हमें पता भी ना हो। लेकिन एक सामान्य तौर पर ये बात तो कही जा सकती है कि अगर सकारात्मक सोच हो और अच्छे लोगों का साथ हो और आप खुलकर बात कर सकें, तो आपके जीवन में दुख या अवसाद की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मैं उस जगह लेना आऊँगा जहाँ मित्र हैं, और इस वार्ता के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपका कोई एक ऐसा मित्र प्रतीक्षा में हो आपके, और आप शायद आपाधापी में इतनी यात्रा इतनी आपकी तीव्रता से चल रही है कि आप भूल गए हैं उससे कनेक्ट करना। आई थिंक टाइम हैज़ कम टू गो बैक टू बेसिक्स, और बेसिक वही है जहाँ हमारा बचपन शुरू हुआ था। और मुझे अभी मानना है मेरा, मैं किसी उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कार्यक्षेत्र के मित्र अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्वाद बचपन की मित्रता में है वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समय पे ऐसे मित्र आ जाएं तो बहुत अच्छा है, वो ईश्वर का धन्यवाद, और जिनसे हम हर कुछ शेयर कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में बीमारियां आ जाती हैं, सबसे बड़ा अवसाद का मुझे जहाँ तक लगता है खुद की बीमारी हो या अपने प्रियजन की बीमारी हो, वहाँ पे भी अवसाद हमें ग्रस्त कर लेता है, और कुछ ना पा पाने की, जैसे हम अपने कार्य क्षेत्र में हैं या जीवन में हैं, तो उस संघर्ष से भी निकलने का हमें याद है कि हम लोग के आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहाँ पर भी हम लोगों ने एक बार कभी चर्चा की थी कि संशय हमेशा लगा रहता है जब आपके माता पिता वृद्ध होते हैं या आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हो जाता है। रिसेंटली हम दोनों के परिवार में ऐसी हानि हुई है, जनहानि हुई है, वो भी एक अवसाद का क्षण था। लेकिन वहाँ से जो हम लोग निकले हैं या लोगों को निकलना चाहिए, वो ये सोच कर निकलना चाहिए कि यात्रा जो है वो चलती रहेगी, दुख के क्षण आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें अपना विवेक और अपने वर्तमान में रहने का जो स्वरूप है, जो चित्त है, उसको हमें भटकने नहीं देना है, और ये हमेशा प्रयास करना है कि जो ईश्वर ने जो यात्रा हमारी निर्धारित की है उस पर हमें विश्वास करना है। सुख क्या है? तुमने तो मतलब जीवन के उस गूढ़ तत्व को छू लिया कि मनुष्य का जीवन सुखमय हो कैसे सकता है, या खुशी मिलेगी कैसे, और खुशी के ऊपर सबका अधिकार है। मुझे लगता है कि सुख बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होता है, और हम सुख को ढूंढने के जटिल प्रयास करते हैं, जबकि सुख होता बड़ा सरल है। कहीं पर बात कर रहे थे, शायद शिव पर बात करते हुए मैंने कहा था कि शिव वो हैं जो सहज हैं, सरस हैं, सरल हैं। और कई बार आपको ऐसी चीज़ें सामने मिल जाती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं, तो आपको लगता है कि ये इतनी दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ व्यक्ति मेरे सामने बैठा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे सामने, जबकि वो आपके समक्ष होता है और उतना ही रियल होता है जितना आप उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन आप उस समय भी उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप उसकी संभावना की कल्पना भी नहीं कर रहे थे, और आपको लगता है कि ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता। उसी तरह सुख होता है, बहुत छोटी छोटी बातों में सुख मिल जाता है, लेकिन हम उसे खोजते हैं कहीं एक मरीचिका के रूप में कि हम कहीं भटक रहे हैं और सुख की आकांक्षा में, जबकि सुख हमारे पास ही होता है, सुख हमारे अंदर ही होता है। बच्चों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत बड़ी भेंट है ईश्वर की, और हत्या तो मैं किसी भी जीव हत्या के विरुद्ध हूँ, और अपनी हत्या तो बहुत बड़ी बात है। तो आत्महत्या जैसी चीज़ तो कभी किसी को सोचनी नहीं चाहिए।
हो सकता है कुछ लोग किसी विषम परिस्थितियों में किसी विशेष मनस्थिति के कारण ऐसा करते हों, लेकिन तुमने अभी बात करने के क्रम में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दिस टू शैल पास। जब इम्परमानेंस की बात है, जब ना आपका आनंद स्थायी है और ना आपका अवसाद स्थायी है, तो आप उस क्षण के बीच जाने की भी प्रतीक्षा मात्र कर लो तो दिस टू शैल पास। और जो मानव जीवन की जो रेजिलियंस है या जो मन की रेजिलियंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपके जीवन, आपके परिवार में किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, आप घोर अवसाद से ग्रस्त होते हैं, उसका जाना आपको बहुत खलता है। कुछ दिनों बाद जब आप संस्कार करके उठते हैं और आपको क्लोजर की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है जैसे एक भार सा हट गया हृदय से। वो रिक्तता, वो अपूर्णता, वो क्षति रहेगी, वो किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करती रहेगी, लेकिन आपका मन जीवन के अगले पड़ाव के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, अगले संघर्ष के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो बच्चों को इस तरह की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। उनके अंदर एक तो पहली बात, मुझे उदास चेहरे अच्छे नहीं लगते, और बच्चों के तो बिल्कुल नहीं। ये समाज का दायित्व है कि ये बच्चों के चेहरे की उदासी हटाए, कम करे, उनको मुस्कुराने के अवसर अधिक दे। ये परिवार की जिम्मेदारी है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें मुस्कुराने के, खिलने के और खुलकर जीने के अवसर प्रदान करें। अब अपनी अपेक्षाओं का भार बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। समाज में यही हो रहा है, सब इंजीनियर ही बनेंगे, सब डॉक्टर ही बनेंगे, सब इंजीनियर बनने की सामर्थ्य रखते हैं, सब डॉक्टर ही बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चा शायद किसी और क्षेत्र में और अच्छा कर सकता है और ठीक है, सामान्य ही रहेगा। तो क्या अगर वो सामान्य ही रहता है, अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता, वो सिंपल ग्रेजुएट ही रहता है, तो आपने क्यों मान लिया कि वो उसका जीवन सुखमय नहीं होगा? बिल्कुल। सुख की परिभाषा किसी चीज़ को हासिल करने में नहीं, एक फील्ड में कुछ हासिल कर लेने मात्र से उसको क्यों मानते हैं? सुख बहुत बड़ा है, वो सीमित परिभाषा है, बहुत सीमित परिभाषा है। तो मेरा माँ बाप से अनुरोध है, माता पिता से अनुरोध है, ये अपनी अपेक्षाओं का भार, समाज की अपेक्षाओं का भार, समाज में चल रही परिपाटियों के भार से अपने बच्चों को मत ला दें, उनको बोझिल ना करें, उनके बचपन को उन्मुक्त रहने दें। अगर वो वही करना चाहता है जो आप भी चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कुछ और करना चाहता है और आप उसमें सहायक हो सकते हैं तो आप सहायक बनिए। आप अपने ज्ञान से, अगर वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है, तो आप उसे गाइड करें, इनेबलर बने, उसे उसकी संभावनाएं पहचानने में मदद करें, उसे अपनी सामर्थ्य और सीमा दोनों का बोध कराएं और उस फ्रेमवर्क में वो अपना सर्वश्रेष्ठ देश के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल। तो पेरेंट्स, ऑफ कोर्स माता पिता हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। वो कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे का जीवन खराब हो या उसे वो सब ना मिले जो दूसरों को ना मिलता है। लेकिन सबकी यात्रा, सबके लक्ष्य, सबकी सीमाएं, सबके सामर्थ्य अलग अलग होते हैं। हम ये मान के चलें तो हम बच्चों को किसी भी बोझ या अनावश्यक व्यर्थ की चिंताओं में ना बांधें। बिल्कुल। और जहाँ तक सुख की बात है, हम लोगों ने जो एक्सेप्टेंस की बात की या पल में जीने की बात की या दिस टू शैल पास की बात की, तो मुझे लगता है कि अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को आप अपने जीवन में इंटरनलाइज कर लेते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर के हर विधान में सौंदर्य है, तो आपको जीवन में सुख नज़र आएगा। बिल्कुल। आपको मुस्कुराहट ही नज़र आएगी, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहेगी, आपके हृदय में भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा, जीवन में मित्रों का होना बहुत आवश्यक है। अच्छे मित्रों का होना एक बहुत बड़ी भेंट है और उस भेंट को आप मुक्त हस्त, मुक्त कंठ से स्वीकारें, मुक्त हृदय से स्वीकारें। और जितने ऐसे मित्र आपके पास हैं, अगर कहीं खो गए हों, अगर कहीं पीछे छूट गए हों, तो उन्हें वापस जीवन में लाइए। उनके आते ही आप देखेंगे कि जीवन के रंग और ज़्यादा खिले हुए आपको दिखेंगे और जीवन और मुस्कुराता। बहुत बहुत अच्छी बात की आशुतोष तुमने। और जो तुमने बात बोली कि माता पिता और मित्र का ये दायित्व है कि जब कभी संवाद करें या संवाद हो तो संवाद में लक्षण जरूर पहचानें। जैसा तुमने शुरुआत की थी, लक्षण में अवसाद हो सकता है, अगर अवसाद है तो तुरंत संवाद को दिशा दें, उनके जीवन को दिशा दें, इनेबलर बन के बने। और ये भी जाने माता पिता और मित्र
या हम सब समाज में कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी गैलेक्सी में एक मिल्की वे गैलेक्सी, और वहाँ कितने कॉन्टिनेंट्स में जाके हम एक छोटे से, एक अदने से हैं इतनी बड़ी यात्रा में। इतना ज़्यादा भी सीरियस ना ले लें लाइफ को कि हम अपनी यात्रा के में अनुभव इकट्ठा करना भूल जाएं या अनुभवों से सुख प्राप्त करना भूल जाएं। तो बहुत आशुतोष, मज़ा आया आज बात करके तुमसे। हमने कई पहलुओं को और मुझे लगता है कि जिस तरह की आवश्यकता है, अगर आपने ये लक्षण पहचान लिए और उसे मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, बिल्कुल तुरंत देनी चाहिए। अगर उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की आवश्यकता है, तुरंत देनी चाहिए। और सोसाइटल हेल्प की ज़रूरत है, तुरंत देनी चाहिए। फैमिलियल हेल्प की ज़रूरत है, तुरंत देनी चाहिए। तो ये दायित्व तो उस व्यक्ति का अकेले का नहीं है कि वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। ये हमारा भी दायित्व है कि उस व्यक्ति के इन लक्षणों को पहचानते हुए उसकी पूरी मदद करें और उसे उस जो क्षण है, उस अवसाद के क्षण से बाहर निकालते हुए उसे मुस्कुराते हुए जीवन से फिर से पुनः परिचित करवाएं, उसका संबंध पुनः स्थापित कराएं और उसे जीवन के प्रति जो उसका जो अनुराग है उसमें फिर से पैदा करें। क्योंकि जीवन मुस्कुराहट का नाम है, जीवन जीने का नाम है, जीवन दोस्ती का नाम। हाँ, तो आशुतोष, कभी कभी हम लोग को लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता और आंसू को हम लोग हमेशा नकारात्मक मानते हैं। मुझे लगता है कि अवसाद हो चाहे खुशी हो, आंसू एक स्वाभाविक क्रिया है, जो हम लोग अनुभव है, जो एक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आंसुओं को बहते रहना चाहिए अगर कभी अभिव्यक्ति के साथ हो वो। तो ये संदेश भी तुम्हारे माध्यम से जाए कि आंसू और अभिव्यक्ति, और इसमें कहीं कोई अपने ऊपर न ले ले कि नहीं हमारी कमज़ोरी है। आंसू कमज़ोरी नहीं है, आंसू ताकत है। तो बहुत अच्छी बात है और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आंसू आपकी कमज़ोरी नहीं है। और मर्द को भी दर्द होता है और दर्द एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक ऐसा भाव है जो किसी को भी छुएगा। अगर आपके अंदर प्रेम, करुणा, संवेदना है तो आपके आंसू निकलेंगे, बहेंगे। और आंसू का बहना बहुत आवश्यक है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। अगर वे भावनाएं अश्रु का रूप लेकर अभिव्यक्त हो रही हैं तो उन्हें अभिव्यक्त होने दें। ऐसे क्षण आएंगे जब आप बहुत सारा जब्त करके अपने हृदय के अंदर समेट कर रखना चाहेंगे अपना सारा दर्द, सारी चिंताएं, सारी व्याकुलता, सारी व्यग्रता, लेकिन उस क्षण आपका हृदय यही अनुभव कर रहा होगा कि काश मुझे ये अवसर मिल जाता कि मैं आंसू का रूप लेकर बाहर निकल पाता। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने अंदर उन आंसुओं को मत रोकिए, उन आंसुओं को बह जाने दीजिए, उन आंसुओं को निकल जाने दीजिए। आंसू अगर निकलता है तो बहुत कुछ धोकर निकलता है, बहुत कुछ साफ करके निकलता है। आंसू आपको हल्का करके निकलता है, इसलिए आंसुओं को बहने दीजिए। और अगर आपके मित्र को जो बरसों से नहीं रोया है और उसका रोने का मन है तो उसके पास जाइए, अपना कंधा उसे दीजिए, उस कंधे पर सर रखकर वो अगर रो लेता है, अगर वो अपने आप को हल्का महसूस करता है तो आपकी मित्रता अपने सबसे सार्थक क्षण में होगी। इसलिए उस मित्र को अपना कंधा दीजिए, उसके आंसुओं को बह जाने दीजिए और उसके देखिएगा कि उस आंसू के बहते ही उसकी आंखों में क्या चमक आती है, उसके दिल में क्या उमंग आती है और उसके जीवन के सारे रंग फिर से खिले हुए दिखेंगे। तुम्हें याद होगा बचपन में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी जिसमें आंसू के ऊपर उसका जिक्र था, तो वो तुम्हें अगर याद हो तो। हाँ, याद तो नहीं है, लेकिन वो कविता अभी मैंने देखी, उसमें आंसुओं के महत्व को रेखांकित किया गया है और ये टेनिसन की कविता थी और हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी। इसमें एक योद्धा है जो वीरगति को प्राप्त हुआ है और उसे घर वापस लाया जाता है और घर वापस लाने के बाद जो उसकी पत्नी है वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह हो गई है, भाव शून्य। और सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये रो ले, क्योंकि अगर ये रोएगी नहीं तो मर जाएगी। और इस प्रयास में वो तरह तरह के यत्न करते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होती, हिलती नहीं। इसके बाद वो उसके
जो मृत शरीर है उसके ऊपर जो सफ़ेद चादर पड़ी है उसको भी हटाते हैं। इसका चेहरा देखेगी तो इसके बारे में उसको बहुत सारी बातें याद आएंगी और ये रो देगी, वो फिर भी नहीं। तब एक वृद्ध महिला उठती है और उसके बच्चे को उसके पास ले जाती है, उसकी गोद में रख देती है। जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है, अविरल अश्रुधारा बहने लगती है और वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए जीऊँगी। तो जीने की वजह तो कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगी, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन किसी भी चीज़ से बड़ा है। जीवन हर दुख से, हर आकांक्षा से, हर सुख से और हर आनंद की अनुभूति से बड़ा है। तो इस कविता ये है कि होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, शी नॉर सून नॉर अटर्ड क्राई, ऑल हर मेडन्स वॉचिंग सेड, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। Then they praised him soft and low, called him worthy to be loved, truest friend and noblest foe, yet she neither spoke nor moved. Stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, yet she neither moved nor wept. Rose a nurse of 90 years, set his child upon her knee, like summer tempest came her tears, sweet my child, I live for thee, sweet my child, I live for thee. तो ये ताकत है आंसुओं की, और इसलिए आंसुओं का बहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसू अंदर रहेंगे तो ठीक से जीने नहीं देंगे।